हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज क्लास में हम लोग ये क्लास 8 है, जिससे मैथ के लिए हम लोग बिहार क्षेत्र भर्ती तैयारी 4 का मैथ का क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें डेली आपको 5 बजे ये क्लास देखने को मिलता है। और ये जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट वर्ग 1 to 5 या 6 to 8 या 9 10 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग। इसमें जितना भी क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन बताया जाता है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बताए जाते हैं, जिनसे आपको इसमें जितना भी 1 to लेकर आप 9 10 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 9 10 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। असल में कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाता है जो देखने को मिलता है कभी कभी ऐसा भी कि जो 1 to 5 में पूछा गया वो 9 10 में भी पूछा गया है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है। देखिए, इस प्रकार का जब क्वेश्चन दे तो हम लोग हमेशा एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से नहीं बना सकते। तो सबसे पहले बोला गया है एक ऐसा संख्या था, ए को अगर देखिए, ए को अगर 2 भी लेते हैं तो चलेगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये सबसे छोटा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 ही है, और इससे छोटा तो होगा नहीं। अगर और भी कोई संख्या है तो इसमें ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड इसका 2 भी ले लेते हैं तो वही संख्या ए बन जाएगा। अब बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 बोला है, तो बी का क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ यही पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग 4 भी ले सकते हैं, इसमें भी सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है। 6 भी ले सकते हैं, इसका भी सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है। 8 भी ले सकते हैं, इसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें आ सकता है। देखो 5 लिए है, 10 भी लेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 5 आ जाएगा, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड। इसका मल्टीपल लेंगे तो 5 इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा ही सबसे छोटा। 15 ले सकते हैं, 15 नहीं ले सकते हैं। क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। लेकिन अगर हम लोग 10 लेते हैं तो इसका छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। 5 2 और गुने 5 होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 भी आ जाएगा, तो ये 10 पॉसिबल नहीं होगा। 10 तो नहीं होगा। 15, तो 15 में भी 3 आ जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं होगा। 20, तो 20 में भी 2 आ जाएगा। 25 ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। तो इस प्रकार सोचना पड़ेगा। 25 के बाद 30 भी नहीं ले सकते, इसलिए 30 का 3 भी गुणनखंड आएगा, 2 भी आएगा, वो भी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटा 5 नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार सोच के लेना है। चलिए किसी भी दो का योगफल निकालते हैं। मान लेते हैं कि पहले ये दोनों का अगर योगफल निकालते हैं, तो अगर ये दोनों का योगफल निकालते हैं तो 5 2 7, इसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, ए प्लस बी करते हैं तो 5 2 7 आएगा। 7 का अभाज्य सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 7 ही रह जाएगा। अगर ये 5 लेकर और ये यहाँ पर 4 ले ले, किसी के साथ किसी को भी ले सकते हैं, ये तो भी ये भी पॉसिबल है ना। तो 4 के साथ क्या जोड़ते, 5 जोड़ते, 5 4 कितना आएगा, 9। और 9 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या, 3 गुने 3 होगा, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 3 आ जाएगा। 3 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड। अब ट्राई करते हैं 2 मिलेगा कि नहीं, किसी को जोड़ने से 2 प्राप्त होगा कि नहीं, ये सोचना है। तो 3 तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, और भी चेक कर लेते हैं। अब अगर हम 5 के साथ इसको भी जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 5 के साथ 8 जोड़ेंगे 13 आएगा, तो इसमें सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, तो अभी तक सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड हम लोग को 3 ही मिल रहा है। और चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें जब हम लोग, अच्छा एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए, 10 भी ले सकते हैं, तो 10 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उसमें भी सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। हमको 2 चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग 25 ही ले सकते हैं, 25 छोड़कर और कुछ नहीं ले सकते, इसलिए 25 के बाद 30 लेंगे तो उसमें 30, अगर 30 लेते हैं 30 का भी 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा, तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, 30 भी नहीं ले सकते, इसलिए सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड हम लोग 5 ही चाहिए। तब इसके बाद का ढूंढेंगे तो और आगे जाके मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं। अब ऐसा देखिए, इसमें जो भी आएगा अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद
हमेशा मिनिमम हम लोग को 3 ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा हम नहीं मिल सकता है। और कोई जोड़ा में आता है, जैसे कि इसमें क्या आ रहा है, इवन संख्या कोई आ रहा है, ऑड संख्या आ रहा है, इसमें इवन आ रहा है, तो ऑड और इवन को जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ऑड में अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 नहीं आ सकता है। इसका पॉसिबल सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होगा वो 3 ही होगा और दूसरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि रेखाखंड, एक त्रिभुज का बात किया जा रहा है कि अगर त्रिभुज ABC है, ABC एक त्रिभुज है और एक रेखाखंड है जो BC के क्या है, समांतर है, और इस वाले त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है। ये मान लेते हैं x है, ये y है। तो ये रेखाखंड XY है, रेखा नहीं बोला है, रेखाखंड बोला है, तो यहाँ XY खाली दिखा दिए। तो XY रेखा है, रेखाखंड है जो त्रिभुज ABC को 2 बराबर एरिया में बांट रहा है, मतलब ये एरिया इस एरिया के क्या है, बराबर है, और ये इसके समांतर भी है। तो देखिए त्रिभुज का एक नियम होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर एक त्रिभुज है, अगर ये इसके समांतर है, BC के समांतर है, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज का निर्माण होता है। 2 त्रिभुज का, पहले तो यहाँ पर जो दिया है उसको समझ लेते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज गलत लिख दिए, एरिया ऑफ त्रिभुज AXY बराबर है एरिया ऑफ ये चतुर्भुज जो बन रहा है BXYC के। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये दोनों एरिया क्या है, आपस में बराबर है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया है BXYC, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। अगर ये पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, ये पूरा त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसमें से इस वाले एरिया को घटा देते हैं तो यही एरिया बचेगा ना। इसको एक और तरीका है त्रिभुज के टर्म में लिखने के लिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC में से अगर माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AXY को, तो यही वाला एरिया बचेगा। ठीक है, बात समझ में आया कि ये पूरा त्रिभुज में से अगर ये वाला एरिया को ऊपर वाला को घटा दिए तो ये वाला बचेगा, तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन निकल के आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कि ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो देख सकते हैं एरिया ऑफ AXY, एरिया ऑफ AXY 2 को मिल जाएगा इधर प्लस में, 2 एरिया ऑफ त्रिभुज AXY हो जाएगा बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो जाएगा। हमको रेशियो लेना है, पहले यहाँ पर रेशियो निकालते हैं इसको, उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि एरिया ऑफ ये इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा ABC, और ये इधर गुना में है 1 तो ये नीचे चला जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए जब भी अगर ये XY समांतर होता है तीसरा भुजा के, तो ये प्रॉपर्टीज होता है, ये प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं या परिमेय होता है, थ्योरम होता है कि AX अगर समांतर है BC के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि AX समांतर है BC के इस त्रिभुज में, तो ये 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन, AXY, 2 को त्रिभुज बन रहा है, AXY समरूप होते हैं त्रिभुज ABC के। AXY समरूप होते हैं, जो ये 2 यहाँ पर त्रिभुज में AXY और ABC एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, समरूप होते हैं। एक और चीज़ हम लोग थ्योरम से जानते हैं, परिमेय से जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लोग ये भी चीज़ लिख सकते हैं, थोड़ा जगह कमी, चलिए यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AXY बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का जो अनुपात होता है, कोई भी भुजा मान लेते हैं, अगर इस त्रिभुज का AX भुजा लेते हैं तो AX का स्क्वायर बटे 12 वाला त्रिभुज का कौन सा भुजा बनेगा, AB के स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात क्लियर है, AB के स्क्वायर के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये त्रिभुज AXY और त्रिभुज ABC का अनुपात कितना यहाँ पे आया है, 1/2, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1/2 बराबर AX स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इधर दोनों तरफ स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो AX बटे AB जो बनेगा,
तो यहाँ पे 1 का रूट 1 ही रह जाएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो इधर से ax बटे ए बी का अनुपात क्या आ गया, 1/√2 आ गया। इसमें ऑप्शन तो कोई अच्छी एक चीज मिस्टेक हो, यहाँ पे ध्यान देना था। ये बोला है कि AC समांतर है AX के, तो AC कौन बनेगा, ये AC होगा, सॉरी, और यहाँ पे क्या होगा, B होगा, यहाँ पे B होगा, यही गलती हो रहा था। ABC अब यहाँ पे सही हो गया। तो एरिया ऑफ BXY होगा, क्या होगा यहाँ पे, BXY, जहाँ पे A लिखे यहाँ पे BXY हो जाएगा, BXY। और यहाँ पर भी ये वाला जो बनेगा A, B की जगह A कर देना है, तो यहाँ पर AXYC हो जाएगा। और ये त्रिभुज ABC तो रहेगा ही, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। या इसको BAC भी लिख सकते हैं, जैसा मन है वैसा लिख सकते हैं। BAC, जहाँ AB है उसको एक्सचेंज कर देना है, यहाँ B की जगह A की जगह B लिख देना है, इसी को चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पर B और यहाँ पे A, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रेशियो यहाँ पे B हो गया, यहाँ पर B और यहाँ पे A हो गया, ठीक है, बराबर 1/2 हो गया। अब अगर यहाँ पे दिया है AX समांतर है AC के, BC के नहीं, यही गलती हो रहा था। तो यहाँ पर त्रिभुज AXY नहीं, अब कौन होगा, BXY समरूप होगा BAC के। अब हमको यहाँ पे देख सकते हैं जो रेशियो यहाँ पे आएगा, ये BX आएगा, न कि AX आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, BX आएगा, BX के स्क्वायर बराबर यहाँ पे AB के स्क्वायर लिखिए या BC के स्क्वायर, उसमें कोई अंतर नहीं होता, यहाँ पर BX आएगा। तो यहाँ से ये जो अनुपात निकल के आया, यहाँ पर BX/AB के अनुपात निकल के आया। हमको भी यहाँ BX को हटाकर क्या बनाना है, तो यहाँ पर BX को हटाकर AX बनाना है, BX को हटाकर क्या लाना है, AX लाना है। तो ये कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, हमको ये BX पता है। तो BX निकालने का एक और BX लिखने का एक और तरीका है, अगर पूरा AB में से AX को घटा देते हैं, क्या करते हैं, AB में से AX को घटा देते हैं, तो यहाँ पर AB में से BX को घटा देते हैं, सही बोलते, AB में से पूरा, ये ध्यान देना यहाँ पे, ये जो AB है लंबाई, इस AB में से अगर ये AX वाला पार्ट को निकाल देते हैं तो BX बच जाएगा। मतलब इस BX की जगह क्या लिख सकते हैं, तो BX की जगह लिख सकते हैं AB माइनस AX लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई AB बराबर 1/√2। हमारे पास सिंपल है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो AB कट के 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा -AX/AB बराबर 1/√2। हमको इसका AX/AB का अनुपात निकालना, ये इधर माइनस में है तो उसको बराबर को उस तरफ लेकर चल जाते हैं, तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, अब बराबर में ये प्लस में हो जाएगा AX/AB। अगर नीचे में आप 1 रख के इसका भिन्न का जोड़ घटाव बना लेते हैं, सभी को पता है LCM √2 होगा, तो √2 - 1/√2 हो जाएगा बराबर में AX/AB। तो यही अनुपात पूछा था AX/AB का, तो कितना हो जाएगा, √2 - 1/√2। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी नीचे में √2 नहीं दिख रहा है, मतलब इसका क्या किया गया है, हर परमेकरण किया गया है, रेशनलाइजेशन किया गया है। मतलब ऊपर नीचा √2 से अगर गुना कर देते हैं, कहाँ पर लिख देते, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, अगर इसमें ऊपर नीचे √2 से गुना कर देते हैं, तो ऊपर में √2 से गुना हो तो √2 में √2 से गुना होगा 2, और 1 में √2 से गुना होगा √2 ही बचेगा, और नीचे में √2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा बराबर एक। ऊपर और नीचे में समान संख्या से गुना भाग कर सकते हैं, ये आपको जरूर पता होगा। तो यहाँ से 2 - √2/2 हो गया। इसको संग जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, वहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाने में हम मिस्टेक कर देते, जिसका कारण आंसर सही नहीं आ रहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है समांतर श्रेणी, दिया है एपी के बारे में बहुत बार हम लोग चर्चा भी कर लिए। ठीक, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे सेशन में हम लोग चर्चा भी किए हुए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट बात करते हैं, एपी में ये पद दिया है, कैसे पता चलता है ये एपी में है, जिसको समांतर श्रेणी हम लोग कहते हैं। तो ये समान मात्रा, अंतर इसका क्या होता है, समान होता है, तो उसको एपी कहते हैं। देखिए 72 और 63 ये समान मात्रा से घट रहा है, तो 72 और 63 कितने का अंतर यहाँ पर दिख रहा है, 9 का, और इसमें भी कितने का अंतर दिख रहा है, 9 का। तो देखिए एपी में क्या इंपॉर्टेंट रखता है,
तो पहला पद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, पहला पद। पहला पद को ए से दर्शाते हैं, और दूसरा होता है ये इसका अंतर, सारे अंतर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग डी से दर्शाता है। डी कैसे निकलता है, तो हमेशा दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है, बाद वाला पद में से उसके पहले वाला पद को घटा दिया जाता है। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, अच्छा इसका ही अंतर माइनस में आएगा, तो अगर माइनस में आएगा तो यहाँ पर कितना 12 9 बचेगा, ठीक है, -9 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी का मान -9 निकल के आ गया। तो देखिए ये पूछना ये चाहता है कि ये ऐसे घटते हुए कौन सा इसका पद जो होगा वो जाके 0 मिलेगा हमको, कौन सा पद, मतलब एनवा पद पूछ रहा है कि एनवा पद का मान, एनवा पद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये कौन सा एन के किस मान के लिए, 8वां पद की एन के, ये एनवा पद बोला जाता है, और ये एन के किस मान के लिए 0 होगा, तो इसको 0 के बराबर कर दिए। एन का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 0। तो इसमें ए जो है पहला पद है, तो पहला पद 72 है, प्लस एनवा पद निकालना है कौन सा पद 0 हो रहा है, इसलिए यही 0 के बराबर है। डी का मान -9 यहाँ पर दिया हुआ है, तो गुन्ना का साइन देकर लिखना होगा, इसलिए कि यहाँ पर डी इसके साथ गुन्ना में है। 72 इधर क्या है, तो 72 इधर प्लस में है, तो इसको अगर उधर भेजते हैं तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में आ गया। -9 इधर क्या है, -9 गुन्ना में इधर जाएगा तो भाग में, -9 भाग में, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 9 8 कितना 72 हो गया। तो एन इधर 1 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 8 बचा है, तो प्लस में 1 आ जाएगा, तो एन बराबर क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आ गया। तो कौन सा पद 0 होगा, तो 9वां पद क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया हुआ था कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर पाते हैं। देखिए इसका 2 तरीका है निकालने का। अब देखो ये एक बहुपद है, इसमें से इसका 2 शून्यक दिया हुआ है और 2 शून्यक और पूछ रहा है। शून्य का मतलब ये होता है कि जब इसमें ये जो मान दिया रहता है, इसके लिए ये बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ये इस बहुपद का मान 0 हो जाए, मतलब कोई बहुपद है, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स, अगर पी ऑफ x बराबर a पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो a इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, जीरोज कहलाता है। उसको जीरोज कहते हैं या शून्य कहते हैं। अब देखिए या तो ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें, या अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं फास्ट, तो ये जो मान दिया हुआ है ना, इस मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रख कर चेक कर सकते हैं कि ये 0 हो रहा है कि नहीं। अगर जो मान रखने पर 0 हो जाएगा तो वही उस बहुपद का शून्यक होगा, आप कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन में दो है, -3 है और -2 है। तो -3 अगर रखते हैं x के जगह, तो -3 के पावर 4 हो जाएगा। इतना लिखने के भी एग्जाम में जरूरत नहीं है, जितना जल्दी फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अब यहाँ से क्या आएगा, ये 3 का पावर सभी को पता है 81 होता है, पावर इवन है मतलब सम पावर है, इसलिए ये प्लस में लिखाएगा 81। और यहाँ पर विषम पावर है तो ये माइनस में लिखाएगा, 3 के पावर कितना 27 होता है। और यहाँ पर विषम पावर से 3 सम पावर है, 3 3 9 हो जाएगा प्लस में, और 9 81 आगे में पहले से माइनस है, 9 81 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और प्लस 8। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये कट गया, यहाँ पर दिख रहा है ये 0 आएगा, नहीं आएगा तो ये दिख गया, इसमें 0 नहीं आ रहा तो ये दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अब अगर +3 रखते हैं, अब -2, तो +3 रखते हैं तो चेंजिंग का हाफ आएगा। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन फास्ट करना है। यहाँ पे अगर +3 रहेगा तो फिर भी ये क्या आएगा, 81 ही आएगा। अगर यहाँ पर +3 रहेगा तो अब ये प्लस में 27 आएगा। अगर यहाँ +3 रहेगा 3 3 9 81, ये माइनस में 81 आएगा। यहाँ +3 रहेगा 3 3 9 माइनस में आएगा, ये भी 0 नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा इस बहुपद के लिए। अब 3 भी सही नहीं हो रहा है, -3 भी सही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये भी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी ऑप्शन इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं की है ना। अगर -3 रखते हैं तो 3 3 9 3 27 81, ठीक है। यहाँ पर -3 रखते हैं -27 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर -3 रखते हैं तो 3 3 9 3 3 9 9 9 81, ठीक है। ये भी माइनस में 81 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी माइनस में 81 आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे 3 रखते हैं, -3 रखते तो 3 3 9 प्लस में 9 आएगा। यहाँ पर कुछ रखाएगा नहीं 8, तो ये ऑब्वियस है कट नहीं रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें प्लस में भी रखे तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आया। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन चेक करके आप आंसर बता सकते हो। ऑप्शन से जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा, अगर ऑप्शन से नहीं गए तब तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल भी होने वाला है। अगर किसी को चाहिए कि ये सॉल्व आखिर कैसे होगा, देखिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप खुद बना सकते हैं। जब किसी बहुपद का शून्यक दिया रहता है तो उस बहुपद को कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसका 2 शून्यक दिया है तो पहला एक गुणनखंड, देखिए जो भी बहुपद का शून्यक रहता है तो उसका उस बहुपद का गुणनखंड को लिख सकते हैं। तो एक गुणनखंड मान लेते हैं कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो बहुपद, अगर बहुपद का एक शून्यक ए दिया हुआ है तो उसका गुणनखंड a - x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उस बहुपद का गुणनखंड क्या लिखाएगा, a - x लिखाएगा। तो अगर -3 रूट दिया है तो a यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a + √3 हो जाएगा। दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x - √3 हो जाएगा। और इसका 2 गुणनखंड तभी लिख पाएंगे इस वाले बहुपद का जब 2 गुणनखंड और इसका 2 बहुपद का शून्यक पता रहेगा तब। तभी हम लोग को 2 ही पता है, तो इसका ये और कुछ इसमें से और मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को गुना करने पर हम लोग को ये, तो और नहीं पता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं p(x), कुछ बहुपद हमको इसका मिसिंग है जो कि हमको अभी नहीं पता है, तो उसको ये सबको गुना करने के बाद कितने के बराबर आ जाएगा, इतना के। ये तो पता चल गया, ये नहीं पता है, तो ये गुना करेंगे तो ये बराबर होगा इतना बहुपद के। अब क्या करते हैं कि इसका पहले गुना कर देंगे तो a + b, a - b के फॉर्मूला पर टूट जाएगा, तो a² - b² √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा इंटू p(x) हो गया। हमको ये वाला चाहिए पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो हमको नहीं पता ये चाहिए, तो ये इधर गुना में इधर कहाँ पे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो यही इधर भाग में जाएगा। और जब इसको इससे भाग करते हैं और जो बहुपद मिलता है उसी बहुपद से हम लोग क्या करते हैं, और 2 शून्यक निकालते हैं, उसको 0 के बराबर करके, उसको 0 के बराबर करके और 2 शून्यक निकालेंगे तो 2 शून्यक और निकल के आता है, जो कि ये सब ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा ट्राई करेंगे कि ऑप्शन से इसको बना लें। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे 1 - √3 है, यहाँ पर 1 + √3, यहाँ पर माइनस साइन भी दिख रहा है, यहाँ पर प्लस साइन भी दिख रहा है, और यहाँ पे 1 चाहिए। तो 1 लाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये 1 कैसे आएगा। देखिए 2 तरीका है, cos थीटा कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से भी cos थीटा कॉमन कर लेते हैं, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही 1 बन जाएगा। कहने का मैं मतलब है ऊपर से भी cos थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसमें cos नहीं है तो sin बाई क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा। नीचे में भी सेम वैसे ही करेंगे, cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, प्लस sin थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से cos से cos कट गया, और sin बाई cos सभी को पता है क्या होता है, 1 - tan थीटा होता है डिवाइडेड बाई, तो ये किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। अब यहाँ पर सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे 1 1 तो हो गया, सिर्फ यहाँ पर √3 चाहिए, तो थीटा के किस मान के लिए tan का यहाँ पर मान √3 होता है, तो अब ऐसे tan 60 डिग्री का मान, मतलब थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे 1 - √3 बन जाएगा, यहाँ पर 1 + √3 बन जाएगा, तो एंगल का मान क्या निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल गया। बहुत आसान था, बस यहाँ पर √3 लाने के लिए यहाँ पर थीटा का मान कितना, 60 डिग्री रखना पड़ेगा, मतलब tan 60 डिग्री होगा तभी जाकर √3 यहाँ पे आएगा। तो tan 60 डिग्री मतलब थीटा का मान कितना लिखना पड़ेगा, 60 डिग्री रखना पड़ेगा। तो बस बहुत सिंपल सा था, मैं कुछ नहीं करना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट दिया हुआ है, इसमें हम लोग इतना आसानी से भी नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर दिया है tan² थीटा बराबर इतना दिया हुआ है,
तो पूछा है साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ये टेन को साइन में चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए कि इसमें कॉस भी आ जाएगा। इसका टेन को अगर साइन में चेंज करेंगे तो कॉस भी बन जाता है, जिसको यहाँ पर निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम होगा। इसलिए मुश्किल काम करने का मतलब ये है कि अगर इसको टेन को हम लोग चेंज कर दे, किस में, सेक में चेंज कर देते हैं, सेक कॉस में चेंज कर देते हैं, तब हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि रेशियो लेकर बनाए। पहले हम लोग ट्राई करते हैं, चलिए, कि इसको हम लोग सेक में चेंज करके, किस में चेंज कर ले, सेक में चेंज करके इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, दोनों को सेक में। तो आपको टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सभी को पता भी होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें टेन स्क्वायर का मान अगर निकालते हैं तो क्या बन जाता है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। उसी प्रकार से इधर आते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2, इसको भी अगर चेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये 1 को पहले उधर भेज देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर से आएगा तो माइनस में था, इधर प्लस में था, 1 1 2 हो जाएगा। और 2 से गुना होगा 2 सेक स्क्वायर अल्फा, इसमें 2 से गुना होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 2 सेक स्क्वायर अल्फा। हमको इसको साइन में निकालना है तो इसको सबसे पहले हमको पलटना पड़ेगा, मतलब इसको दोनों तरफ कॉस लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 बटे, यहाँ पर इसको भी पलटेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ये अब दोनों तरफ क्या करते हैं, रेसिप्रोकल रहता है, दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ पलट सकते हैं। तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 बचेगा, 1 नीचे में लिखा नहीं जाता है, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटे 2 बचेगा। ठीक है। अब इसको हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं। सभी को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे साइन में। इसको अगर साइन में हम चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, साइन में भी कॉस में भी। अब जिस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे होगा वैसे चेंज करेंगे, अभी चेंज नहीं करते हैं फिलहाल। तभी हम लोग इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसमें क्वेश्चन में ही बोला है। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इधर ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में। इसी का मान निकालना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ नीचे में 1 रख के भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। 2 को ऐसे बाहर लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि कॉस के रूप में आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इसको भी साइन में चेंज कर लेंगे। तो इसको साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस क्या लिखाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा को अब इधर लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 2 नीचे में तो या बाहर भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ ये जा रहा है आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए ही तक करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें कोई मान रख के भी इतना जल्दी हम लोग निकाल नहीं सकते थे, तो यहाँ पर ये प्रोसेस अप्लाई करना ही पड़ेगा इसमें मान निकालने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति, देखिए टैक्सी जब चलता है शहर में तो क्या होता है, टैक्सी वाला क्या करता है, लोग एक निश्चित अमाउंट फिक्स कर देता है कि आपको इतना रुपए, अगर टैक्सी बुक किए तो आपको इतना रुपए लगेगा ही लगेगा। उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से उसका पैसा ऐड होते जाता है। किलोमीटर के हिसाब से उसका पैसा क्या होता जाता है, ऐड होते जाता है। तो इस बात को समझना, तो एक पहले फिक्स अमाउंट मानना होगा हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो पहले लिख लेंगे, माना कि फिक्स
कॉस्ट लिख देते हैं। फिक्स कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ है, ठीक है। और प्रति किलोमीटर जो कॉस्ट है, प्रति किलोमीटर जो शुल्क है, दर है, प्रति किलोमीटर कॉस्ट जो है वो वाई रुपीज़ है। मतलब 1 किलोमीटर का कितना रुपया लग रहा है, वाई रुपीज़। ये तो एक्स है ही, फिक्स है, ये लगेगा ही। तो देखो, कोई व्यक्ति अगर 60 किलोमीटर तय करता है तो उसको तो ये 100 रुपये देना ही पड़ेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर का वाई रुपये है तो 60 किलोमीटर का क्या होगा, 60 इंटू वाई हो जाएगा। तो ये पूरा पैसा उसको चुकाना पड़ेगा, और ये पैसा उसको कितना देना पड़ रहा है, 960 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा में 80 किलोमीटर तय करा था, ये अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। उसके बाद 80 किलोमीटर तय करेगा तो 1 किलोमीटर का प्राइस वाई है, तो 80 किलोमीटर का 80 वाई हो जाएगा। और दोनों मिलाकर इसको कितना रुपये देना पड़ रहा है, 1260 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। अब यही दोनों निकालना है, फिक्स अमाउंट निकालना है, प्रति किलोमीटर अमाउंट निकालना है। तो अब यही दोनों को सॉल्व करके निकाल ले, या तो इसको सॉल्व करे या डायरेक्ट ऑप्शन रख के चेक कर ले, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन सॉल्व करना बहुत आसान लग रहा है इसको। ये समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं तो x यहाँ पे कट जाएगा, और लिख भी देते हैं समीकरण 2 - 1 करते हैं तो x यहाँ कट जाएगा, 80 में से 60 घट जाएगा तो 20 वाई बचेगा। इधर घटाएंगे तो 0 0 और यहाँ पर 300 बचेगा। 0 से 0 कट गया, और 2 से ये 15 मरतबे, तो फिक्स अमाउंट कितना आ गया, 15 रुपीज़ आ गया। और यहाँ से यहाँ पे किसी भी समीकरण में y का मान 15 रख देंगे तो x + 60 × 15 = 960। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 6 × 90, तो ये 900 हो गया बराबर 960। तो अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 960 में से 900 घट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 60 रुपये। तो ये फिक्स अमाउंट जो है वो कितना, 60 रुपये। और प्रति किलोमीटर का जो पैसा लग रहा है वो कितना, 15 रुपये प्रति किलोमीटर पैसा प्राइस है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था, देखिए ये सब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज समझ में आएगा तभी जाए क्वेश्चन को फास्ट तरीका से आप बना सकते हैं। बात किया जा रहा है कि एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है तथा इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा है। अब देखो, पहले तो बात किया जा रहा है कि यहाँ पे एक समतल मैदान है, मैदान मतलब जमीन है, ठीक। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एक यहाँ पे मीनार लगा हुआ है। इस मीनार के ऊपर क्या किया जा रहा है कि एक झंडा को लगा दिया जा रहा है। यहाँ पर झंडा लगा हुआ है इस मीनार के ऊपर। बात क्लियर है। अब बताया जा रहा है कि जो झंडा लगा हुआ है उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है। तो इसका यहाँ पर झंडा जो लगा हुआ है इसका ऊंचाई इसमें दे दिया है h। मैदान पर स्थित किसी बिंदु, मान लो मैदान पर कोई बिंदु एक स्थिर है, कहीं पर एक बिंदु है। अब बात किया जा रहा है बिंदु से झंडे के आधार, झंडे का आधार कौन होगा ये, तो ये झंडे का आधार एवं शिखर, शिखर कौन होगा, झंडे का शिखर ऊपर वाला होगा, तो ये झंडे का शिखर हो गया। दोनों से उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो पहले झंडे का आधार से दिया हुआ है, तो पहला वाला जो कोण है वो आधार से होगा ये वाला अल्फा, और दूसरा वाला जो कि ये कोण है ये वाला क्या होगा, बीटा। बात क्लियर है। अब देखिए, हम लोग इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करते हैं तो हमेशा समकोण त्रिभुज में, ये जमीन के परत है तो ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो ये ABC एक त्रिभुज बनेगा और एक यहाँ पर ABD एक त्रिभुज बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ लेके मीनार की ऊंचाई निकालना है, इसको x मान लेते हैं, ये वाला यही है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो अगर त्रिभुज ABC का बात करेंगे तो त्रिभुज ABC में देखिए ABC ले या ABD ले, दोनों में AB क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। दोनों में AB क्या हो रहा है, कॉमन होता है। त्रिभुज ABC लेकर पहले AB निकाल लेते हैं और फिर त्रिभुज ABD लेकर क्या लिखेंगे, तो यहाँ से AB का मान उसमें रख देंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर त्रिभुज ABC लेते हैं तो ABC में
अल्फा एंगल के लिए ये वाला लंब कहलाएगा और ये वाला आधार कहलाएगा। तो किसका रेशियो में आता है लंब और आधार, ये भी बता चुके हैं। तो tan के रेशियो में आएगा। tan अल्फा बराबर क्या लिखाएगा, तो लंब कितना है, x मान है तो ऊपर में x हो गया, ये आधार कितना ए बी, तो यहाँ पर ए बी लिख लिए। तो अगर हम ए बी को निकालते तो ये इधर भाग में है और इधर से tan अल्फा इधर गुना में आएगा तो इधर से भाग में आ जाएगा तो tan अल्फा लिखा जाएगा। तो ए बी का मान क्या लिखाएगा, x/tan अल्फा हो गया। अब आते हैं दूसरा त्रिभुज में, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, तो अगर इसमें हम बात करते हैं ए बी डी में, तो अगर ए बी डी का हम लोग बात करते हैं तो tan, इसमें क्या है, एंगल कितना है, tan बीटा है। तो इसमें लंब कौन होगा, बी से डी तक होगा। लंब कौन होगा, बी से डी तक होगा। और बी से डी तक लंबाई पूरा क्या है, x+h है। तो बी से डी तक क्या हो जाएगा, x+h हो जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो गया, ए बी हो जाएगा। तो ये ए बी हो गया। फिर से वही काम करते हैं, ए बी को इधर लेकर आते हैं। तो ए बी बराबर क्या लिखाएगा, x+h/tan बीटा। और ए बी का मान अब सबको पता है, तो ए बी का मान यहाँ पे अब रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ए बी का मान है x/tan अल्फा बराबर यहाँ पे हो जाएगा x+h/tan बीटा। हमको बेसिकली मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। तो x वाले पद को एक तरफ करना होगा, तो पहले इधर वाला को हम अलग अलग कर लेते हैं, तभी जाके x वाला को एक तरफ कर पाएंगे। इधर बचेगा x/tan बीटा प्लस h/tan बीटा। ठीक है, अब ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसको इधर लेके आते हैं। तो x-tan अल्फा माइनस x-tan बीटा बराबर इधर बचेगा h/tan बीटा। ये दोनों का एलसीएम सभी को पता है क्या आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब देखिए इसमें से तो पहले x कॉमन कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan बीटा बचेगा, माइनस यहाँ tan बीटा से tan बीटा कट जाएगा तो tan अल्फा बचेगा बराबर h/tan बीटा। अब देखिए नीचे से काट सकते बराबर के, इस तरफ उस तरफ tan बीटा से tan बीटा कट जाएगा। हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ पर tan अल्फा इधर भाग में है, तो ये गुना में चला जाएगा, तो इधर बचेगा h/tan अल्फा डिवाइडेड बाई में ये पूरा इसके साथ गुना में है, तो नीचे में आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब ऑप्शन मैच करके देख सकते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमको मीनार की ऊंचाई निकालना था। तो ये पहला ऑप्शन की लास्ट वाला सी वाला, तो सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रही है एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। यदि लैंप भूमि से 6.9 मीटर की ऊंचाई पर है, तब 4 सेकंड के पश्चात लड़की की छाया की लंबाई क्या होगा बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल काम है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा दिया ही है। सबसे पहले तो ये बात किया जा रहा है लैंप पोस्ट क्या होता है। ये क्या किया जाता है, रोड वगैरह के आसपास ज़्यादातर देखने को मिलता है कि एक खंबा गाड़ के कहाँ पे खंबा डाला जाता है, ज़मीन के ऊपर, सभी को पता होना चाहिए। एक खंबा गाड़ते हैं, खंबा के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, लाइट लगा रहता है। ठीक, ये लाइट करता है। लड़की पहले देखिए, ये पूरा जो ज़मीन से इसका ऊंचाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका ऊंचाई है ये 3.6 मीटर है। अब यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, वो लड़की यहाँ से चलना शुरू करती है इस ओर, ठीक है। इस ओर का जो स्पीड है चलने का, उसका स्पीड है कितना है, 1.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर चल रही है। तो मान लें कि 3 सेकंड 4 सेकंड बाद ये कहीं पर इधर होगी, ये क्या होगी, इधर कहीं पर होगी। तो इसका कुछ ना कुछ अब उधर से जब लाइट पड़ेगा तो इसका कुछ ना कुछ इधर छाया बनेगा, तो इधर इसका छाया बनेगा। तो यही छाया की लंबाई बताना है। तो देखो सबसे पहले इसको मिलाते हैं इस तरह से, यहाँ से इसको लाइट कहाँ से इसका छाया बनेगा। और ये जो लड़की है,
लड़की का हाइट भी दिया हुआ है। लड़की का हाइट कितना है, तो सेंटीमीटर में 90 सेंटीमीटर है। अगर मीटर में चेंज करते हैं 0.9 मीटर होगा। मीटर में चेंज करते हैं 0.9 मीटर होगा। तो इसका यही जो छाया बनेगा ये लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ आने में 4 सेकंड लगा है और रफ्तार कितना है 1.4। तो इसका दूरी कितना तय की है लड़की, तो दूरी अगर बात करेंगे लड़की द्वारा जो दूरी तय की, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय होता है। ये सभी को पता होगा। तो इसका लड़की का चाल है 1.2 और समय का बात करें तो 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड तो कितना हो जाएगा ये 12 चौका 48 मतलब 4.8 मीटर की दूरी तय की है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो लड़की तय की है कितना मीटर का है 4.8 मीटर का दूरी तय की है। तो यही बताना है यहाँ पे कि ये वाला जो छाया यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है ये छाया की लंबाई क्या होगा लड़की का बताना। देखिए यहाँ पे 2 गो समकोण त्रिभुज बनेगा। लड़की जब खड़ी है तो यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज ही बनेगा ABC और D और यहाँ पे E, एक ADE भी समकोण त्रिभुज बनेगा। बात क्लियर है। अब बात की जाए हमको ये वाला लंबाई निकालना है तो सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा ये लंबाई निकालने के लिए। सबसे पहले ये इसको हम ये निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। सबसे पहले ये 12 वाला त्रिभुज का यूज करते हैं, या पर छोटा वाला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा छोटा वाला त्रिभुज, यहाँ पर देखिए एंगल भी नहीं पता है तो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज अगर यूज करते ABC में अगर लिखते हैं तो फिर से वही आएगा। यहाँ पर tan का ही रेशियो ये वाला लंबाई पता है और ये निकालना है तो इसी का यूज करेंगे। लंब बटे ये आधार होगा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखाएगा, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है 0.9 मीटर और आधार को क्या माने x। इसको समीकरण 1 करके छोड़ देते हैं। अभी इसमें दो चीज़ नहीं पता है, ना थीटा पता है ना x पता है। अब दूसरा त्रिभुज आते ADE में, त्रिभुज ADE में, तो इसमें भी वही रेशियो बनेगा। ये वाला लंब इसमें से बहुत सारी चीज़ पता है और ये वाला लंब और इसमें ये आधार में भी बहुत सारी चीज़ पता है। तो यहाँ से भी थीटा है तो tan थीटा ही लिखाएगा। तो इसका लंब कितना है 3.6, लंब दिया है 3.6 डिवाइडेड बाय ये आधार में इसको 2 हिस्सा में बांट दो। ये AD है ना, तो AD को लिख सकते हैं ना AB प्लस BD। यहाँ से AD को लिख सकते हैं। AD कैसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़कर x और 4.8 को जोड़ करते हैं। x प्लस क्या होगा 4.8 हो जाएगा। तो ये AD होगा। देखिए पिछला समीकरण में x tan थीटा का मान कितना 0.9 लिखे है, तो यहाँ पे tan थीटा का मान लिख देंगे। तो tan थीटा का मान जब यहाँ पे लिखेंगे तो 0.9 बटे क्या है x है बराबर में 3.6 बटे x प्लस 4.8। देखिए इसमें भी दशमलव, देखिए जब बराबर की इस तरफ उस तरफ बात करते हैं तो हम लोग काट सकते हैं ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। तो दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक है, दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक है, तो दशमलव हट जाएगा और 9 से कटेगा 9 चौका 36, 4 मरतबे कट जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। क्रॉस मतलब तिरिया गुना कर लो तो x में 4 से गुना होगा 4x हो जाएगा। इधर ये 1 बचा है तो 1 में इतना से गुना होगा तो वो इतना ही रह जाएगा 4.8। अब हमको क्या करना है x का मान निकालना। तो ये x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर 4.8 हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर 4.8 हो गया। तो हमको x का मान निकालना है तो हमको 3 को इधर क्या है गुना में, तो इधर क्या करना पड़ेगा भाग में लेके करना पड़ेगा। 3 से ये कटेगा 3 एकम 1 बचेगा 3 छक्के 18। तो x बराबर कितना आ गया 1.6 मीटर की दूरी निकल गया है। तो यही चीज़ यहाँ पर इसका छाया का जो लड़की का छाया की लंबाई बन रहा है कितना हो जाएगा 1.6 मीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर डायग्राम आप बना लिए तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अगर डायग्राम सही नहीं बना तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, यही रीज़न होता है। तो ये डायग्राम आप तभी तैयार कर सकते हैं जब इस प्रकार का क्वेश्चन आप खूब बनाइएगा तब। मैथ है ही कि जितना आप प्रैक्टिस कर ले उतना आपके लिए आसान बना देता है। अगर आप सोचिएगा और सब्जेक्ट के लिए खाली पढ़ के छोड़ दे बिना कॉपी पेन का यूज नहीं करे, जब कॉपी पेन का यूज नहीं कीजिएगा तो अवश्य है कि इसमें आप अच्छे नहीं कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो कि ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको ऑप्शन से बनाएं। इसको क्या करें ऑप्शन से बनाएं। हर एक जगह थीटा ही दिख रहा है तो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थीटा का कोई एक मान सोच ले और वही मान यहाँ पे क्या करेंगे रख देंगे।
सबसे आसान जो मान है वो 45 डिग्री रखे तो वही सबसे अच्छा है और ऑप्शन से चेक कर लिया जाए। चलिए, तो यहाँ पर अगर 45 डिग्री रखते तो सभी को पता है साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, माइनस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और +1 यहाँ पर रखते तो 1/√2 + 1/√2 -1। यहाँ पर तो ये कटेगा, ऊपर में 1 बच जाएगा, यहाँ से ऊपर में आ गया 1। नीचे में अगर भिन्न का जोड़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो यहाँ पे √2 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 + -√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में √2 हो गया, नीचे में 2 - √2 हो गया। इसका हर परिमेयकरण भी कर सकती है, आप इतना पर छोड़ते हैं। देखिए जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर में क्या है 1 है, ऊपर में 1 है, तो चाहेंगे तो इसको हम लोग चेंज करके ऊपर में 1 भी बना सकते हैं, जैसा मन है वैसा कर सकते हैं, तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो ऊपर में अगर 1 बनाना चाहते हैं, अच्छे 1 तो आ ही सकता है ना आसानी से, 1 आसानी से आ सकता है। चलिए ट्राई पहले करते हैं क्या आ रहा है। सबका तो √2 ही हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। अच्छे तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सब में नीचे में 1 बनाना है तो √2 को हटाना है, इसमें से √2 कॉमन करते हैं। देखो 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, इसलिए गुना करने पर फिर 2 आ जाएगा, -√2 है। अब √2 आसानी से नीचे से कॉमन हो जाएगा, ऐसा सोचना पड़ेगा एग्जाम में फास्ट बनाने के लिए। यहाँ पे 1 बचेगा, ये √2 से √2 कट गया, तो यहाँ पर 1 - √2 - 1 हो गया। अब यहाँ पर बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेक 45 डिग्री का मान √2 और tan 45 डिग्री का मान 1, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये 45 डिग्री का मान क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, और यहाँ पे से कॉट करते यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन सही हो जा रहा है, खाली ये ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन तो हटाना पड़ेगा। तो और दूसरा मान रख के चेक कर लेते हैं कोई, ताकि दूसरा मान अगर 90 डिग्री या 0 डिग्री रखते हैं तो चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अगर 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। नीचे में यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 0 -1, तो नीचे में अनडिफाइंड, ऊपर में 2 बचेगा, नीचे में 0 बचेगा, तो ये अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन अनडिफाइंड हो रहा है। अगर 90 डिग्री रखते हैं तो सेक 90 डिग्री का मान, तो सेक 90 डिग्री, देखिए कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे tan 90 डिग्री का मान भी क्या होता है, तो ये भी अनडिफाइंड ही होता है। अगर इसमें आते हैं तो इसमें अगर आते हैं तो यहाँ पर कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होता है, तो 1 यहाँ पर बचेगा। और यहाँ पे कॉट 90 डिग्री का मान, तो देखिए tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड होता है, यहाँ पर ये 0 होता है, तो ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, मतलब यही वाला ऑप्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए एक और काम आप कर सकते हैं, ऑप्शन अगर एलिमिनेट करते हैं तो ये काम कर सकते हैं, जब ऐसा हो कि दो ऑप्शन सही हो रहा है, जब थीटा का मान रखने पर दो ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों को दोनों सही हो जाएगा, कोई दूसरा मान के लिए हो सकता है कोई दोनों को दोनों सही ऑप्शन नहीं हो रहा है। एक मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब एक मिला तो ऑप्शन टिक करके निकल जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब दो ऑप्शन सही हो जा रहा है तो उस केस में सबसे पहले क्या करना है, कोई एक और मान पर चेक कर लेना है कि एक कोई और मान पर दोनों को दोनों ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दोनों को दोनों ऑप्शन सही नहीं हो रहा है कोई और मान पर, मतलब एक ही ऑप्शन क्या होगा उसका सही होगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए तो हम लोग ये आज के सेशन को हम लोग कंप्लीट यहाँ पर कर लिए हैं। तो इसी प्रकार के आपको अगर वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक का, मैथ तो अभी चल ही रहा है, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, अभी हम तो यहाँ पर क्या करें क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक, आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक आपको पढ़ना है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उसका भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं।